प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। आज हाजिर हूं मैं एक समसामयिक मुद्दे को लेकर के, और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो है विवाहेतर संबंध को लेकर के, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के, यानी शादी के बाद जो अवैध संबंध होते हैं, उन अवैध संबंधों के मामले में क्या कोई कानून उपलब्ध है, और यदि कानून उपलब्ध है तो उसके तहत सजा का प्रावधान क्या है, और उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न जो केस उनके पास गए, जनहित याचिकाएं गईं, तो उनके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर क्या निर्णय दिया है। तो आइए इसको अपडेट करते हैं आपको। देखिए, वैवाहिक संबंध है, ये आपके कोई भी देश हो उस देश की परंपराओं से विनियमित होता है। हर देश की अपनी परंपराएं होती हैं, धर्म की अपनी परंपराएं होती हैं, राइट, संस्कृति विशेष की अपनी परंपराएं होती हैं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की भी अपनी एक परंपरा विकसित हुई है, और हम लोग अगर ऐतिहासिक स्तर पर हम देखें, अब इतिहास में चाहे जो बात कही हो, लेकिन वास्तविकता तो यही है जनमानस के मन में कि अगर हमारे उत्कृष्ट मूल्यों की बात की जाए तो हम किसके हैं? भगवान राम के वंशज हैं, और सती साध्वी सीता के वंशज हैं। तो भगवान राम और माँ सीता ने क्या संदेश दिया है समाज को? समाज को यह संदेश दिया है कि एक व्यक्ति केवल एक पत्नी और एक महिला केवल एक पति, यानी एक पति और पत्नी का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर, और इसको जनमानस में व्यापक मान्यता प्राप्त है, और इसको बहुत ही सम्मान और गरिमा के दृष्टिकोण से देखा जाता है। पति पत्नी का जो संबंध होता है, ये विश्वास और सम्मान पर टिका हुआ होता है। और हमारे यहां तो व्यवस्था केवल ये नहीं है कि केवल इसी जन्म की, बल्कि 7 जन्मों की बात की जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसी विषय वस्तु को लेकर के 1833 में, थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर के चलता हूं मैं आपको। 1833 में जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, उसमें एक प्रोविजन दिया हुआ था कि भारत में विधि के शासन की स्थापना के लिए विधि का संहिताकरण होना आवश्यक है, यानी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। और यह कोडिफिकेशन ऑफ लॉ कैसे होगा? तो इसके लिए वहां की पार्लियामेंट ने 1833 के उस कानून में यह प्रोविजन किया कि एक विधि आयोग का गठन किया जाए जो भारत के माहौल को ऑब्जर्व करे, और ऑब्जर्व करके, यानी इसकी ऐतिहासिकता को, इसकी संस्कृति को, इसकी सभ्यता को, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के लिए क्या करे? अपने सुझाव प्रस्तुत करे। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ, और इसने बड़ी गहराई से यहां पर सर्वे किया, और सर्वे करके इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को। अब ध्यान से आप समझिएगा। फिर 1853 में चार्टर एक्ट पारित होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और उस चार्टर एक्ट में फिर यह प्रोविजन किया गया कि जो भारत में विधि आयोग का गठन हुआ था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, उसने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए फिर ब्रिटेन में एक आयोग का गठन किया जाए। और फिर ब्रिटेन में आयोग का गठन हुआ, और उसने इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करके पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट के आधार पर, ध्यान से आप समझिएगा, 1861 में आईपीसी, यानी इंडियन पेनल कोड, यह ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित हुआ। अब ध्यान से आप समझिए, 1861 का कानून है इंडियन पेनल कोड, राइट। और इस इंडियन पेनल कोड की एक धारा है आपका, इसका एक सेक्शन है, और वो है 497। और ये सेक्शन 497 क्या कहता है, जरा अब इसको समझिए।
ये सेक्शन 497 कहता है कि व्यभिचार क्या है, यानी किस बात को व्यभिचार माना जाएगा, यानी इसको जार कर्म यानी एडल्ट्री की बात की गई है। और इसको क्या माना गया है, इसमें अपराध माना गया है। क्या माना गया है? अपराध। इस कानून में अपराध माना गया है। और क्या कहा है 497 में, जरा अब इस पर विचार कीजिए। 497 में यह कहा गया है कि अगर कोई पुरुष, ध्यान से समझना चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि अभी हाल ही में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो मामला है काफी चर्चा का विषय बन गया है उत्तर प्रदेश के दो प्रशासनिक पदाधिकारियों को लेकर के। एक है आपकी ज्योति मौर्य और दूसरे हैं आपके मनीष दुबे। दोनों ही प्रशासनिक पदाधिकारी हैं और ये दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला है। और उनके पति ने, जो ज्योति मौर्य हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि भाई ये इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। और नेशनल न्यूज़ बन चुकी है ये, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कि सब कुछ इससे भरा पड़ा हुआ है, राइट। तो इसलिए इस पर विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर कानून क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है इस कानून पर, और सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का प्रभाव क्या हुआ है। आइए इसको सिलसिलेवार समझते हैं। तो 497 क्या कहता है? यह कहता है कि अगर कोई पुरुष किसी विवाहित महिला से, किसी विवाहित महिला से, ध्यान दीजिएगा यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? विवाहित महिला। यानी अगर कोई पुरुष किसी विवाहित महिला से बिना उसके पति की सहमति के, सहमति के यौन संबंध बनाता है, यानी शारीरिक संबंध बनाता है, तो उन्होंने क्या कहा है कि चूंकि महिला की कंसेंट है, इसमें सहमति है, तो ये आपका रेप तो नहीं कहलाएगा, यानी बलात्कार नहीं कहलाएगा, बलात्कार नहीं कहलाएगा। अब ध्यान से आप समझिएगा, लेकिन जार कर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? व्यभिचार। जार कर्म यानी व्यभिचार, यानी एडल्ट्री, का दोषी माना जाएगा। दोषी माना जाएगा। किसका दोषी माना जाएगा? जार कर्म का, यानी बलात्कार की श्रेणी में तो ये नहीं आएगा, लेकिन ये किस तरह का अपराध माना जाएगा? व्यभिचार का अपराध माना जाएगा। और क्या कहा है इसमें कि ऐसी स्थिति में दोषी पाए जाने पर, यानी अगर सिद्ध करना पड़ेगा ये भाई, राइट नाउ, दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितने का? 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, और प्लस जुर्माना भी किया जा सकता है। ये दोनों ही हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा जज साहब के मूड पर, राइट, कि केवल सजा देते हैं या सजा के साथ जुर्माना भी ठोकते हैं, राइट। तो ये प्रोविजन 497 में है। और आप देखिए कि ये व्यवस्था आपको जो दी थी तत्कालीन समय में, जब इसको कानून का रूप दिया गया
और इसको अपराध घोषित किया गया, जायज सी बात है कि सर्वे करने के माध्यम से ये था, राइट। और आप देख रहे हैं कि तब से लेकर के यानी 1861 से लेकर के और 2017 तक अगर हम आए, राइट, या और थोड़ा सा आगे बढ़िए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है 29 सितंबर 2018 को इस पर, तो यानी 2018 तक अगर हम बात करें तो लगभग 167 वर्ष तक यह कानून आपके प्रभाव में रहा। अब ध्यान से आप समझिएगा इस कानून का मतलब क्या है। मतलब सिंपल इतना है, अब आप समझिए कि यदि कोई विवाहित महिला है और उसके साथ कोई परपुरुष संबंध बना लेता है, तो वो जो परपुरुष है वो व्यभिचार का दोषी माना जाएगा और उसे 5 वर्ष की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। अब जरा कानून का एक और पेज समझिए, इसमें ये तो ये दिया हुआ है। अब इसी में एक और कानून का पेज है और वो है सीआरपीसी की धारा 198 क्लॉज 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। धारा 198 क्लॉज 2 क्या कहती है, और इस 192 क्लॉज 2 के साथ किसको पढ़ा जाएगा, 497 को पढ़ा जाएगा, आईपीसी की। यानी 497 आईपीसी की धारा है और सीआरपीसी की धारा है 198 क्लॉज 2। ये दोनों संयुक्त होकर के इस व्यभिचार के अपराध को विनियमित करती हैं और करती रही हैं। कब तक, 167 वर्ष तक भारत के अंदर। 2018 में इसमें क्या परिवर्तन आया सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे आपसे। तो जरा इसको समझिए, इसमें क्या है, पहले तो कानून को समझिए। 198 का क्लॉज 2 क्या कहता है, 198 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी पत्नी से किसी ने अवैध संबंध बना लिए हैं, तो वह पति 497 के तहत शिकायत करेगा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने व्यभिचार किया है। यह कहती है आपकी धारा 198। अब जरा समझिए इसको लेकर के विवाद क्या पैदा हुए हैं, बीच बीच में समय समय पर इसको लेकर के विवाद पैदा हुए। विवाद पैदा क्या हुए, अब इसमें सौमित्री देवी वाला केस भी आता है, रेवती देवी वाला केस भी आता है, इससे पहले और भी 4-5 केस आते हैं, राइट ना। 2017 से पहले 2017 से पहले लगभग 7-8 केस सर्वोच्च न्यायालय के सामने आते हैं, किसको लेकर के, यानी आईपीसी की धारा 497 जो व्यभिचार को स्पष्ट कर रही है, और किसको, पुरुष के मामले में व्यभिचार का दोषी पुरुष को माना जाएगा, महिला को नहीं। यह बात क्लियर हो गई। यानी क्या कहा है कि अगर किसी विवाहित महिला से कोई परपुरुष यौन संबंध बनाता है बिना उसकी पति की सहमति के, तो वो क्या माना जाएगा, व्यभिचार का दोषी माना जाएगा और उसे 5 साल की सजा होगी और उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो इसका मतलब जबकि महिला भी उसमें शामिल है, ऐसा तो है नहीं कि महिला शामिल ना हो, तो महिला भी उसमें शामिल है, तो महिला को व्यभिचार का दोषी नहीं माना गया है 497 के तहत, बल्कि दोषी किसको माना गया है, पुरुष को माना गया है। पहली बात तो ये नोटेबल है, नोट कर लीजिए, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जब 497 के तहत मुकदमा कायम होगा तो मुकदमा कौन करेगा, उस महिला का पति ही कर सकता है। यानी इसके तहत जो मुकदमा दायर करेगा वो 198 के क्लॉज 2 के तहत उस महिला का पति ही दायर करेगा।
और कोई नहीं, यानी हस्बैंड दायर करेगा केस, यानी महिला जो है वो दायर नहीं कर सकती केस। केस कौन दायर करेगा? उस महिला का पति दायर करेगा कि भाई मेरी पत्नी के साथ इस व्यक्ति ने अवैध संबंध बनाए हैं और लिहाजा 497 के तहत इस पर मुकदमा कायम किया जाए, रिपोर्ट होगी और फिर उसकी सुनवाई होगी और प्रूव हो गया तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। यह उसमें प्रोविजन दिया हुआ है। अब जरा समझिए, ये 7-8 केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और इसमें 3 जजों की जो बेंच बैठी उसने अपना कुछ निर्णय दिया। निर्णय क्या दिया? अब देखिए, सबसे पहले तो यह समझिए कि इसमें मुद्दा क्या उठाया गया था, पहले तो यह जानना जरूरी है, राइट। मुद्दा यह उठाया गया कि भाई 497 और 198 की धारा 2, ये तो हो गई सीआरपीसी और ये कौन हो गई आपकी आईपीसी 497। तो इन सभी जो वाद गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो इन वादों की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? अब सबका निचोड़ आप समझ लीजिए। विषय वस्तु यह थी कि भाई 497 के तहत केवल पुरुष को व्यभिचार का दोषी माना गया है, न कि महिला को। किसका दोषी माना गया है? पुरुष को, महिला को नहीं। पहली बात तो यह हो गई। तो इन केसेस में यह बात उठाई गई थी कि भाई महिला भी तो उसमें है, तो केवल पुरुष पर यह कानून लागू क्यों होगा? यह कानून तो महिला पर भी लागू होना चाहिए, यानी महिला को भी जार कर्म का दोषी माना जाना चाहिए। यह बात इन विभिन्न जो 7-8 केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, इन केसों में इस मुद्दे को उठाया गया कि भाई केवल पुरुष ही व्यभिचार का दोषी क्यों माना जाएगा, महिला व्यभिचार की दोषी क्यों नहीं मानी जाएगी। अब समझिए, इस वाले प्रश्न के उत्तर में, यानी जो आर्गुमेंट है इस मामले में, जो 3 जजों की बेंच थी उसने क्या कहा? उसने यह कहा कि भाई प्रकृति ने, नेचर ने महिला और पुरुष की संरचना में भेद किया है। कुछ बायोलॉजिकल भेद है और आप मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। भाई अगर 10वीं क्लास तक आपने बायोलॉजी तो पढ़ी है, सभी लोग ने पढ़ी हुई है, राइट नाउ 10th क्लास तक, तो उसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई महिला और पुरुष की संरचना में किस तरह का भेद है। तो उन्होंने यह कहा कि महिला की जो शारीरिक संरचना है, राइट, इस आधार पर होता क्या है कि इस केस में, यानी यौन संबंधों के मामले में, जो महिला है ये आपकी पीड़ित हो जाती है, यानी इसमें पुरुष पीड़ित नहीं होता है। इस केस में पीड़ित कौन होती है? महिला होती है। तो एक तो वो पहले से ही पीड़ित हो गई, ऊपर से उसको व्यभिचार का दोषी और बना दीजिए, तो ये तो समस्या का विषय हो जाएगा। तो ये उन्होंने आर्गुमेंट दिया। अब ये आर्गुमेंट सही है या गलत है, इस पर मैं अभी बात करने जा रहा हूं, राइट। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 2017 तक के जो फैसले थे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के, उन्होंने 497 को वैध माना कि भाई ये जो कानून है बिल्कुल सही है, क्योंकि महिला की विशिष्ट संरचना है, तो भाई महिला तो इसमें पीड़ित होती है, तो महिला को व्यभिचार का दोषी नहीं माना जाएगा, पुरुष को व्यभिचार का दोषी माना जाएगा, राइट। तो पहली बात तो ये हो गई, तो ये बात क्लियर कर दी कोर्ट ने। दूसरी बात क्या कही थी इसमें कि भाई जब एक तो लिंग भेद की बात आ गई, राइट। अब दूसरी बात क्या कही कि भाई अगर मान लीजिए पति पत्नी हैं, राइट, तो ये पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकते। नहीं समझे? जैसे अगर
मान लीजिए स्वयं पत्नी है, वो अपने पति के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकती, और पति है वो अपनी पत्नी के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकता व्यभिचार को लेकर के। तो भाई ये कानून तो बड़ा अटपटा कानून है। ये कानून क्या कह रहा है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति पर केस करेगा, राइट नाउ। यानी व्यभिचार का दोष, अगर मान लीजिए पति को लगता है कि उसकी पत्नी व्यभिचार की दोषी है, तो भाई कानून में यह प्रावधान होना चाहिए कि पति केस करे अपनी पत्नी पर। और अगर पत्नी को ऐसा लगता है कि उसका पति बेवफाई कर रहा है, तो पत्नी अपने उस पर केस करे, किसके तहत, 497 के तहत। तो यह बात उठाई गई इसमें, राइट। अच्छा, फिर क्या कहा, ध्यान से आप समझिएगा कि पत्नी को, यानी 497 है, ये पत्नी को अपने पति के बेवफाई के विरुद्ध उस पर केस करने का अधिकार नहीं देती है। तो इस आधार पर इस कानून को लेकर के यह कहा गया कि भाई यह कानून भेदभावपूर्ण है, पहली बात। और यह कानून किसका उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है, जो समानता की बात कर रहा है, विधि के समक्ष समता। दूसरे, यह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर रहा है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा है, राइट। तो यह फंडामेंटल राइट का क्या है, वायलेशन है। भाई 21वें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी भी आता है, राइट। एक और मुद्दा इसमें निकल करके आएगा, अभी मैं चर्चा करने वाला हूं उस पर भी। तो ये सारी बातें इसके तहत रखी गई। लेकिन 2017 तक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 3 बेंच का यही रहा कि यह कानून सही है और यह कानून एप्लीकेबल रहेगा, राइट। और उन्होंने यह बोल दिया कि भाई महिला की यह स्थिति होती है इसलिए। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन लोग तो इसके पीछे लगे हुए थे, राइट नाउ। अब इसमें एक मोड़ आता है बहुत बड़ा, और वो मोड़ है, ध्यान से समझिएगा, कि आपके 2017 में अक्टूबर में, यानी अक्टूबर 2017 में आपके केरल के एक अनिवासी जोसेफ साइन, इन्होंने 497 और 198 की क्लॉज 2 को अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की कि भाई ये 497 और 198 जो क्लॉज 2 है, ये क्या है, ये असंवैधानिक है, संविधान सम्मत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अनुच्छेद 14 का वायलेशन कर रहा है। अनुच्छेद 15 जो लिंग समानता की बात कर रहा है, लिंग भेद को वर्जित कर रहा है, ये उसका वायलेशन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर 497 को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो ये क्या है कि भाई पति की सहमति होगी तब तो पत्नी से संबंध बना ले कोई परपुरुष, और अगर पति की सहमति नहीं है तो संबंध नहीं बना सकता। तो यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है भाई। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यह कानून क्या कह रहा है, यह कानून पत्नी पर पति के प्रभुत्व को सुनिश्चित कर रहा है, जबकि अनुच्छेद 15 महिला और पुरुष के बीच समानता की बात कर रहा है, लिंग भेद को वर्जित कर रहा है। अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समता की बात कर रहा है, क्या महिला क्या पुरुष विधि की नजरों में सब बराबर होंगे। अनुच्छेद 21 गरिमामय जीवन जीने की बात कर रहा है, जीवन दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है उसमें। तो यह 497 महिलाओं के उस गरिमामय जीवन को छीनता है, उनके समानता के अधिकार को छीनता है, उनकी स्वतंत्रता के अधिकार को छीनता है। तो इसे क्या किया जाए, विधि शून्य घोषित किया जाए। अब ध्यान से आप समझिएगा, अभी चूंकि पहले भी ये मामले उठाए गए थे तो जाहिर सी बात है कि बड़ी बेंच बैठना जरूरी था। तो इस मामले में 5 जजों की बेंच बैठी। कितनी की? 5 जजों की। और उस समय दीपक मिश्रा क्या थे, आपके मुख्य न्यायाधीश थे।
और वो इस बेंच को लीड कर रहे थे। ध्यान से आप समझिएगा। और इन्होंने 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया, और फैसला क्या दिया, ध्यान से आप समझिएगा कि ये जो 497 है, ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 20 का उल्लंघन करती है, इसलिए ये असंवैधानिक है। क्या है? असंवैधानिक है, और इसे विधि शून्य घोषित किया जाता है। और साथ ही क्या बोल दिया कि 198 का क्लॉज 2 जो 497 के साथ जिसका कनेक्शन है, केवल कनेक्शन होने तक की सीमा तक 192 का क्लॉज 2 भी क्या हो गया, विधि शून्य हो गया, क्योंकि उसमें तो और भी बहुत सारी बातें 198 में तो, लेकिन क्या बोल दिया कि जो कनेक्शन कहां तक है, 497 से है, वहां तक इसे विधि शून्य घोषित किया जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास आपने मांग क्या रखी थी? मांग रखी थी कि भाई लिंग समानता की स्थिति पैदा कीजिए। किसकी? लिंग समानता की। ये तो लिंग भेद की बात कर रहा है। यानी बात क्या कही गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि भाई यानी ये लिंग भेद कर रहा है, यानी जब व्यभिचार के मामले में पुरुष को दोषी माना जा रहा है तो महिला क्यों नहीं दोषी है, यानी महिला को भी दोषी बनाइए। दूसरी बात क्या थी कि भाई अगर बेवफाई पति कर रहा है तो पत्नी उसके विरुद्ध क्या करे, शिकायत करे, केस करे, उसको यह अधिकार होना चाहिए। और अगर पत्नी बेवफाई कर रही है तो पति उसके विरुद्ध शिकायत करे इसके तहत। तो यानी समानता की बात की गई थी, यानी आपने सूट जो फाइल किया था, वाद जो लेकर के आए थे, वो समानता के लिए लेकर के आए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने के 5 जजों ने मिलकर के, अब ध्यान दीजिए सिर्फ 5 जज, आप समझिए इस बात को, यानी न तो भारत की संस्कृति में कोई परिवर्तन हुआ, न ही मूल्यों में कोई परिवर्तन हुआ, न ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है आपके यहां पर, लोकतंत्र है, कानून बनाने का फैसला संविधान के अनुसार किसको दिया है, आपके संसद को दिया है, ना ही संसद ने इस पर कोई निर्णय किया। और 5 जजों ने मिलकर के क्या बोल दिया कि ठीक है भाई कि व्यभिचार के मामले में जो पुरुष दोषी माना गया है, यानी महिला तो दोषी है ही नहीं, 497 के तहत पुरुष दोषी माना गया है, तो पुरुष को भी अनुमति दे देते हैं। यानी जब आपने विधि शून्य घोषित कर दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि अब 497 के तहत अब पुरुष भी दोषी नहीं माना जाएगा व्यभिचार का। अब एक और खास बात है कि यहां केवल विवाहित महिला की बात की गई है। यह भी बात उठाया गया था 497 में कि भाई अगर अविवाहित महिला से संबंध बनाता है पति तो क्या यह व्यभिचार नहीं कहलाएगा? तो इसकी अनुमति तो 497 में है नहीं कि भाई अविवाहित महिला से उसकी मर्जी से अगर वो वैवाहिक यानी विवाह जैसे संबंध बना करके रखता है तो यह भी तो व्यभिचार है। अगर सभ्य समाज में अगर भारतीय परंपरा और मूल्यों के अनुसार देखें तो इसको तो कोई भी स्वीकार नहीं करता है। भाई हमारे यहां तो एक पत्नी प्रथा है ना, और एक पति प्रथा है, और यह हमेशा से चली आ रही है। अब अपवाद स्वरूप कुछ इस तरह के आपको चीजें मिली हैं तो उनको सम्मान की दृष्टि से तो नहीं देखा गया है, सम्मान की दृष्टि से उन्हीं को देखा गया है। सार्वभौमिक मान्यता भारतवर्ष में कहीं भी आप चले जाइए, जो विशिष्ट सामान्य का जो सम्मान का विषय है वो क्या है, एक पत्नी और एक पति। तो इस मूल्य व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, भारतीय परंपरा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो एक ग्राउंड यहां पर था। अब जाहिर सी बात है कि भाई कोई पति अपनी पत्नी को किसी से अवैध संबंध बनाने के लिए कहेगा, तो ब्रिटिश अप्रोच जो थी इसके मामले में वो क्या थी कि भाई यानी पुरुष की सोच क्या है, यानी भारत के अंदर जो पुरुष की सोच है वो क्या है,
भाई उन्होंने अपने हिसाब से तो इसको नहीं दिया, क्योंकि ब्रिटेन में तो ठीक है भाई, आप जाना चाहती हो तो चली जाओ, उसने उसके साथ संबंध बना लिए, उसने उनके साथ संबंध बना लिए, तो वहां तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो वहां तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन उन्होंने भारत में जानबूझ करके ये बात रखी, तो क्यों रखी? क्योंकि यहां की सांस्कृतिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कि भाई कोई भी पति, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, भारत के अंदर क्या वो ये अनुमति देगा कि उसकी पत्नी के साथ कोई अवैध संबंध बनाए, परपुरुष संबंध बनाए? और जब ऐसा नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पत्नी ने अपनी स्वेच्छा से उससे संबंध बनाए हैं। तो इस यहां पर पत्नी को दोषी नहीं माना गया है। दोषी किसको माना गया है? पुरुष को माना गया है। क्यों माना गया है पुरुष को? उन्होंने लॉजिक दे दिया और सुप्रीम कोर्ट भी उस लॉजिक से सहमत था कि भाई महिला की विशेष स्थिति है, राइट नाउ, क्योंकि इस वाले मैटर में पीड़ित कौन होती है? महिला होती है, पुरुष थोड़ी नहीं होता है, राइट। तो पुरुष को कंट्रोल किया जाए, तो पुरुष को व्यभिचार का दोषी मान लिया गया। और जब पुरुष को यह पता होगा कि अगर इसके पति ने शिकायत कर दी 497 के तहत, 198 का सहारा लेकर के 497 के तहत, तो मुझे तो जेल हो जाएगी 5 साल की, तो वो किसी महिला की तरफ आंख उठाने की कोशिश ही नहीं करेगा। और पति कभी ये अनुमति नहीं देगा कि भाई उसकी पत्नी के साथ कोई संबंध बनाए। तो इस कानून का आप ध्यान से आप समझिएगा कि यानी 1861 से लेकर के ऑनवर्ड कब तक? 2018 तक, सितंबर 2018 तक यह प्रभाव में रहा। आप समझिए लगभग 168 वर्ष हो गए इसको विनियमन करते हुए, लेकिन सिर्फ 5 जज। और जब आ जाइए जरा अपने जजों की पृष्ठभूमि पर कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से लॉ की डिग्री पढ़ करके आ गए, और वहां पर स्वतंत्रता की संकल्पना क्या है, वहां पर विधि की संकल्पना क्या है, वहां की सामाजिक व्यवस्थाएं क्या हैं, वहां की सांस्कृतिक व्यवस्थाएं क्या हैं, उसके अनुसार उन्होंने वो सब लिखा हुआ है। और जरा आ जाइए अपनी भारतीय परंपरा और पद्धति को लेकर के, तो इनमें तो बहुत बड़ा भेद है। तो अगर ये कानून जो पुरुष को दोषी बना रहा था, यानी कोई चीज समानता हवा में लागू थोड़ी नहीं होगी। समानता की बात जब की जाएगी तो वो सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए की जाएगी ना, सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखते की जाएगी कि यहां की सामाजिक व्यवस्थाएं क्या रही हैं, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं क्या रही हैं, आम जनमानस की स्थिति क्या रही है। तो यानी आप नाजायज संबंध को जब आपने इसको खत्म कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाजायज संबंध को आपने जायज बना दिया। तो एक बात यह क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही या और फैसले आ जाएं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत इन नाजायज संबंधों को जायज संबंध के रूप में स्वीकृति नहीं मिल सकती। समाज का कुछ वर्ग है या कुछ लोग हैं, स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह की बात करते हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन अगर जन स्वीकार्यता की बात आएगी, सामाजिक नैतिकता की बात आएगी, तो यह बात तो स्वीकार नहीं हो सकती। तो सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला है कि उन्होंने यह बोल दिया कि भाई ये तो असंवैधानिक है, यानी महिला तो पहले ही व्यभिचार की दोषी नहीं थी, चलिए पुरुष को भी व्यभिचार का दोषी नहीं मानते हैं, इसको असंवैधानिक घोषित कर देते हैं, और असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का ये जो निर्णय है, अब निर्णय तो आ गया, लेकिन अब इसके परिणाम क्या होंगे, जरा इन पर विचार कर लीजिए। यानी जब आप व्यभिचार को अपराध नहीं मानेंगे, अब अपराध नहीं है व्यभिचार, समझिए इस बात को कि जब व्यभिचार को अपराध नहीं मानेंगे, तो फिर विवाह रूपी संस्था का क्या होगा। यानी यह मान लिया जाए कि जिस तरह से पशु पक्षी सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं और एक घोंसले एक जगह आकर के बैठ जाते हैं, तो फिर मनुष्य में और पशु में अंतर क्या रह गया भाई। ये तो पशुवत जीवन है, यानी पशु और
मनुष्य में प्रमुख अंतर किस बात का है? मूल्यों का है ना, प्राथमिकताओं का है ना। तो विवाह रूपी संस्था का क्या होगा? यह बात, यानी पुरुष है वो कहीं भी अपना अफेयर करे और महिला है वो कहीं अफेयर करे, यानी व्यभिचार अपराध नहीं है। तो विवाह रूपी संस्था का क्या होगा? तो विवाह रूपी संस्था की परिभाषा बदलनी पड़ेगी ना, और वो परिभाषा तो बदली नहीं है। तो बिना विवाह रूपी संस्था की परिभाषा बदले हुए इस कानून के प्रभाव क्या होंगे और इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, वो अब आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक पदाधिकारियों का जो मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चल रहा है, अगर यह धारा 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं की होती तो आपको पता है इसके परिणाम क्या होते। पहली बात तो यह है कि प्रशासनिक पदाधिकारी किसी विवाहित महिला से संबंध बनाने का दुस्साहस ही नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि 497 क्या कह रहा है और 198 का क्लॉज 2 मिल करके कि उस महिला के पति ने शिकायत कर दी तो 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, यानी नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर ये 497 होता और अगर ये वाली स्थिति जो अभी ज्योति मौर्य और आपके मनीष दुबे के बीच जो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो उनके पति आलोक मौर्य 198 क्लॉज 2 का सहारा लेकर के सीधे केस ठोकते किस पर? मनीष दुबे पर। किसके तहत? 497 के तहत, कि मेरी पत्नी के साथ क्या बनाए इन्होंने? अवैध संबंध बनाए हैं। और उसके लिए जब ये केस होता तो अब ये प्रूव होता तो 5 साल की सजा का मतलब आपको समझ में आ रहा है? यानी कमीशन से तो नौकरी गई, ऊपर से आप जेल काटिए, राइट ना? इस तरह की चीजें आपकी निकल करके आ रही हैं। लेकिन अभी क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में फैसला दे दिया, 29 सितंबर 2018 को, कि भाई पुरुष को भी व्यभिचार का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि 497 तो असंवैधानिक घोषित कर दी, विधि शून्य घोषित कर दी। तो सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब इसके क्या परिणाम होंगे? तो ये परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं। और आगे आइए कि जब पति पत्नी संबंध में रहते हुए कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, अब इस मिलन से जो बच्चे पैदा होंगे उनका क्या स्टेटस होगा भाई? उनको समाज में किस दृष्टि से देखा जाएगा? उनकी वैधता के लिए क्या है? क्या इसके लिए कुछ परिभाषाएं गढ़ी हुई हैं पहले से कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जो संतान पैदा होगी वो किसकी मानी जाएगी? उसकी समाज में सम्मान और गरिमा का क्या होगा? उसके लिए राइट टू इक्वलिटी का क्या होगा? उसके लिए राइट टू फ्रीडम का क्या होगा? उसके लिए गरिमामय जीवन जीने के अधिकार का क्या होगा? क्या समाज में इस तरह की परिभाषाएं दी जा चुकी हैं? और नहीं दी जा चुकी हैं तो फिर यह प्रश्न तो आपके सामने आएगा ही भाई, फिर ये एक पीढ़ी तैयार होगी इन संबंधों की वजह से, और फिर इन्हें जब समाज में गरिमामय जीवन जीने को लेकर के जब समस्या पैदा होगी तो ये भी तो फिर जाएंगे कि भाई मेरे आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, अब मुझे किधर जाना चाहिए? तो आप सामाजिक व्यवस्था को बदलेंगे ना, तो वो बदलाव क्या होगा, कैसे होगा? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी परिभाषाएं आपको बदलनी पड़ेंगी नए सिरे से। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं 497 को असंवैधानिक घोषित करने के, जो आपको दिखाई देना शुरू हो भी गए हैं। अब जरा आ जाइए एक और केस, और सुप्रीम कोर्ट के साथ असमंजस की स्थिति पैदा हुई। और असमंजस की स्थिति क्या पैदा हुई, जरा इसको समझ लीजिए। यह निर्णय होने के बाद अभी सेना में, अब थोड़ा सा नाम लेना ठीक नहीं है,
सेना में एक मामला आया और उसमें क्या था कि एक सैनिक पदाधिकारी का दूसरे सैनिक पदाधिकारी की पत्नी से अवैध संबंध बना लिए उसने। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब अवैध संबंध बन गए उसके, तो उसके पति ने केस कर दिया भाई उस पर, क्योंकि 497 है, इसके जो प्रोविजन है वो आपके सेना के मैनुअल में है। इसको अपराध माना गया है कि सेना के अंदर अगर कोई व्यक्ति यानी महिला के साथ, विवाहित महिला के साथ संबंध बनाता है तो वो जार कर्म का दोषी माना जाएगा। और उसी सेना के मैनुअल के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सेना ने उस पर कार्रवाई कर दी, यानी उसको दोषी करार दिया। अब जब दोषी करार दिया तो वो सैनिक सीधे कहां पहुंचा? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के उसने क्या रखा कि भाई जब 497 आपने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, विधि शून्य घोषित कर दिया है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब अपराध ही नहीं है, तो फिर मुझे यह सजा क्यों दी गई है? मतलब सेना द्वारा मुझे इसका दोषी करार देकर के मुझे सजा क्यों दी गई? भाई आपने ऑलरेडी इसको क्या कर दिया है? विधि शून्य घोषित कर दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय असमंजस में आ गया कि भाई ये तो बड़ी समस्या वाली बात आ गई। तो अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसका तोड़ क्या निकाला? अब जरा उस पर आ जाइए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि भाई देखिए, अनुच्छेद 33 ये किस पर है? सेना के मामले में है, और सेना के लिए अलग व्यवस्था दी हुई है। तो हमने जो निर्णय दिया है, यानी 2018 में जो निर्णय दिया है 497 के असंवैधानिक होने का, तो वो सामान्य सामाजिक व्यवस्था में लागू होगा, सेना में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्वयं संविधान का अनुच्छेद 33 सेना के मामले में अलग व्यवस्था करता है, और सेना में डिसिप्लिन का होना जरूरी है। तो जो आपको सजा मिली है वो सही मिली है, ये वहां पर वैध माना जाएगा। ये उन्होंने फैसला दे दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। अब जरा फिर प्रश्न उभर करके आ रहा है, यानी जब आप स्वयं ये कह रहे हैं कि सेना में डिसिप्लिन बनाने के लिए एडल्ट्री को अपराध माना जाना सही है, तो समाज में क्यों सही नहीं है? क्या समाज में अनुशासन नहीं होना चाहिए? क्या समाज में डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए? तो यह प्रश्न आपके सामने है, और यह सर्वोच्च न्यायालय के सामने है। आएंगे ही प्रश्न ये, और आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि संविधान सम्मत, चलिए सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों ने यह फैसला दे दिया, लेकिन आपके पास संसद है जिसको कानून बनाने की शक्ति संविधान ने दी है, और इस सारी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर संसद को इस पर फैसला लेना होगा, इस पर कानून बनाना होगा, या फिर आपको आपके जो कंट्री में परिवार नामक जो संस्था है, प्राथमिक संस्था है समाज की, और उसमें विवाह जो है एक बंधन है, तो उस विवाह रूपी जो विवाह रूपी व्यवस्था है उसकी परिभाषा को चेंज करना होगा। बिना उसको चेंज किए हुए यह व्यवस्था है, तो यह तो एक अलग तरह की अव्यवस्था को जन्म दे रही है ना। तो स्वतंत्रता और समानता के नाम पर, और फिर स्वयं संविधान ने, भाई ये स्वयं संविधान ने भी तो उन पर युक्त प्रतिबंध लगाया है। अगर आप अनुच्छेद 15 को लें, आप अनुच्छेद 16 को ले लीजिए, राइट, आप 19 को ले लीजिए, राइट, कोई भी आर्टिकल ले लीजिए आप,
यानी युक्त प्रतिबंधों के साथ है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि मूलाधिकार आपको निशेषकारी राइट नाउ, यानी वो क्वालिफाइड हैं। क्या है? क्वालिफाइड, शर्तों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर भी शर्त होनी चाहिए। आइए, अब आपके पास विकल्प क्या है वर्तमान स्थिति में? तो वर्तमान स्थिति में विकल्प यह है कि अब जरा वर्तमान स्थिति में आ जाइए कि अगर पुरुष बेवफाई करता है, ध्यान से आप समझिएगा, पुरुष अगर बेवफाई करता है तो उसकी पत्नी, ध्यान से आप समझिएगा, अगर पुरुष बेवफाई करता है तो उसकी पत्नी 498A के तहत क्रूरता का मामला बना करके केस कर सकती है। यानी महिला क्या कह सकती है कि भाई मेरे पति ने बाहर क्या बनाए हैं? संबंध बनाए हैं जिससे मुझे मानसिक पीड़ा हो रही है। तो ये क्या हुई? आपकी क्रूरता हुई। तो क्रूरता का केस बना सकती है और क्रूरता के आधार पर उनके विरुद्ध एक्शन हो सकता है। तो ये है आपके महिलाओं के पास अधिकार अभी 498A के तहत क्रूरता को लेकर के कि भाई मेरा पति है, इसने इस तरह के रिलेशन बना लिए हैं, इसकी वजह से मुझे मानसिक पीड़ा हो रही है और ये मेरे साथ क्या है? क्रूरता है, और ये क्रूरता के दायरे में आता भी है। तो ये हो सकता है। पुरुष के लिए अगर मान लीजिए उसकी पत्नी व्यभिचार करती है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आइए आज की तारीख में राइट नाउ, अब आइए आगे का पॉइंट। आगे की व्यवस्था क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर बोल दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो बात क्या कही है अभी हाल ही में राइट नाउ, जो सेना वाला मामला जो आया था कि भाई जो व्यभिचार है ये आपके जो विवाह रूपी बंधन है उसके मामले में इमोरल हो सकता है। और जब इमोरल होगा तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि इस ग्राउंड पर आप क्या ले सकते हैं? तलाक ले सकते हैं। यानी कि अगर पति बेवफाई करता है तो पत्नी इस व्यभिचार के आधार पर, यानी अपराध तो अब नहीं है ये, लेकिन ये ग्राउंड है तलाक लेने का। पत्नी के पास भी है और पति के पास भी है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत यानी आप क्या कर सकते हैं? मुकदमा कायम कर सकते हैं कि भाई व्यभिचार है ये राइट नाउ, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं और अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे क्या दे दीजिए? तलाक दे दीजिए। और पुरुष भी तलाक की मांग कर सकता है और इस आधार पर तलाक हो जाएगा। यह है वर्तमान स्थिति। तो व्यभिचार को लेकर के कानून में जो बातें कही गई हैं वो आपसे मैंने आपको डिस्कस कर दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यभिचार व्यभिचार है। अब भले ही न्यायालय ने बोल दिया कि यह अपराध नहीं है, लेकिन समाज में इसको अपराध माना जाता था, माना जाता है और माना जाता रहेगा राइट। क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, नाजायज संबंध हैं। नाजायज संबंधों को जायज संबंध की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। एक ये भी पहलू है। तो ये चीजें हैं। तो ओवरऑल यानी व्यभिचार को लेकर के कानूनी व्यवस्था क्या थी राइट नाउ, उसमें क्या क्या हो सकता था, सजा का क्या प्रावधान था, सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय रहा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, इन सब पर एक विवरण देने की कोशिश की गई है आपको। आशा करता हूं कि इस विषय को लेकर के आपकी बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई होंगी और इसी तरह के अवधारणात्मक बातचीत के सिलसिले में आपके सामने हाजिर होता रहूंगा महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर के। और ये डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और किसी विषय पर आपको इस तरह के विचार जानने की आवश्यकता हो, डिस्कशन की आवश्यकता हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में। और कोई भी मेरा वीडियो आप देख रहे हैं किसी भी विषय पर,
अगर उसको समझने में कहीं भी असुविधा होती है तो आपके पास ये नंबर है, ये आपका कॉल कर सकते हैं आप इस पर, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो आज मैं यहीं पर विराम देता हूं, फिर मुलाकात होती है आपसे इसी तरह की किसी विषय वस्तु को लेकर के। जय हिंद।